पीयूष अनु के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अनु से क्या कहे। अनु को तो हंसी बहुत आ रही थी पीयूष को इस तरह से देखकर, पर वो अपनी हंसी जब्त किए हुए चुपचाप खड़ी होकर बस उसे देखे जा रही थी। ये सब क्या है? अनु ने थोड़ी सख्ती से पूछा। जी जी जी, वो पीयूष मिमी आ रहे थे। ये क्या जी 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 वो लगा रखा है? सीधे सीधे बताओ कि क्या चल रहा है ये सब? अरु ने अपनी हंसी छुपाते हुए पूछा। हम लोग राजीव के साथ आए थे यहाँ पर, पीयूष ने मुश्किल से कहा। क्या मतलब वो भी है यहाँ पर? अनु ने कहा। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? करण और फिर अटक रहे हो तुम? दीपक। पीयूष ने अनु की तरफ देखते हुए कहा। हे भगवान, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर अपने साथियों को बुला कर लाओ। इससे पहले कि सबके सामने और खास तौर पर माँ के सामने तुम सबका भांडा फूटे, अनु ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। पर मैं कैसे उन सबको बुला कर लाऊंगा? पीयूष ने असमंजस में कहा। वैसे ही जैसे कि यहाँ सबके साथ शामिल हो गए थे आकर। अनु अब भी गुस्सा थी या फिर होने का नाटक कर रही थी? अब पीयूष धीमे कदमों के साथ बाहर हॉल की तरफ जाने लगा। उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। वो ये सोच रहा था कि अगर कोई उससे पूछ लेगा कि तुम इन दोनों को अपने साथ कहाँ और क्यों ले जा रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, अनु ने पीछे से आकर कहा। पीयूष की जान में जान आई और वो चुपचाप अनु के साथ आगे बढ़ गया। राजीव और सपना अब भी वहाँ खड़े होकर उन दोनों को इशारा करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से निकलो, पर सब बेकार था। देखो तो जरा, अभी कुछ देर पहले एक तो तुम्हारे भैया डांस करने के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे थे, और अब देख लो, लग रहा है इनसे बढ़कर और कोई दूसरा नचैया नहीं है। राजीव ने सपना की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। सपना ने कहा कि प्लीज राजीव, भैया का मजाक बनाना छोड़ो और उन लोगों को वहां से कैसे हटाएं ये सोचो। सपना की बात सुनकर राजीव चुप हो गया और कुछ सोचने लगा, पर वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसने अनु और पीयूष को करण और दीपक के पास जाते हुए देखा। अनु ने धीरे से करण के कंधे पर हाथ रखा तो करण ने चौंक कर देखा। सामने अनु को पाकर उसके होश उड़ गए। दीदी आप? करण हकलाने लगा। अनु ने इशारे में करण से दीपक को अपने साथ लेकर चलने के लिए कहा और वहां से निकल गई। अनु ने माँ से कहा कि इन लोगों की जरा साड़ी सही करवा दूं, इसलिए इन सबको अंदर कमरे में ले जा रही हूँ अपने साथ। माँ ने कहा कि ठीक है, तुम इन तीनों को देख लो, यहाँ का मैं देख रही हूँ। और वैसे भी अब संगीत पार्टी खत्म होने वाली है। अनु अंदर चली गई। उधर माँ ने राजीव की माँ से कहा कि पता नहीं कैसी महिलाएं हैं, साड़ी तक नहीं संभाली जा रही है, पता नहीं कैसे घर संभालती होंगी। और अगर कहीं किसी के बाल बच्चे हुए तो तब तो इन बिंदड़ियों का भगवान ही मालिक है। अंदर तीनों मुंह बंद किए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बहुत ही करुण भाव से एक बार अनु की तरफ देखते हैं और फिर कंचन की तरफ देखते। और पूजा तो अभी वहां आई ही नहीं थी। कंचन ने पीयूष से पूछा कि आप सबका सरगना कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। मैंने घर से चलते समय ही कहा था कि उस पर नजर रखिएगा। दीपक ने कहा कि उस पर नजर रखते हुए ही तो हम यहाँ पर आ गए। अनु ने कहा कि वाह वाह, क्या नजर रखी है आप सबने। तब तक पूजा भी वहां आ गई और तीनों को इस तरह से खड़ा देखकर हैरत में पड़ जाती है। वो कंचन से पूछती है कि क्या हुआ दीदी, ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं? फिर कंचन पूजा को सब बताती है तो पहले तो पूजा भी गुस्सा हो जाती है और अनु से कहती है कि दी, पहले तो इनके सरदार को यहाँ बुलवाइए और फिर बाद में इनके कारनामों को माँ से बताओ, तभी इन लोगों को सबक मिलेगा। माँ को बताने की बात पर सबकी हालत खराब हो गई और उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो देखकर अनु, कंचन और पूजा की हंसी छूट गई। तब तक सपना के साथ राजीव भी आ गया वहां पर। राजीव ने जब सबको इस तरह से खड़ा देखा तो वो खुद ही आगे आकर बोला कि ये आप सब लोग क्या कर रहे हैं? अनु ने राजीव से कहा कि आओ राज, तुम्हारा ही इंतजार में थे हम सब, तुम हमें बताओ कि ये सब क्या है? कंचन ने कहा। पूजा और सपना चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वो मैं हम सब यहाँ पर, राजीव अटकने लगा, वो हम सब यहाँ पर डांस देखने आए थे। अब कि दीपक ने हिम्मत करके एक बार में ही कह दिया। राजीव ने हैरानी से दीपक की ओर देखा तो दीपक ने उसे आंखों ही आंखों में आश्वस्त कर दिया। क्या? पर क्यों? क्या जरूरत थी इसकी? कंचन ने कहा।
अरे भाई, डांस देखना था हम लोगों को और आप सबको देखना था, इसलिए अब की करण ने भी कह दिया। अच्छा, डांस देखने का बहुत शौक चढ़ा है, पूजा ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। राजू ने कहा कि लिसन गाइस, डोंट बी हाइपर प्लीज। यह आइडिया मेरा था और मैंने ही सबको तैयार किया था यहाँ आने के लिए। ये लोग तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे, पर मैंने ही जिद करके सबको तैयार किया था। तो इसलिए आप लोगों को जो भी पनिशमेंट देना है मुझे दीजिए, और अगर आप लोगों को माँ से भी बताना है तो मेरा ही नाम बताइए। अनु ने कहा कि अच्छा, अब रायता फैलाकर अब अच्छे बन रहे हो। दीपक ने कहा कि नहीं, हम सब भी यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से। राजीव, हमें कोई अपनी गोद में उठाकर तो नहीं लाया था। हाँ, हम सबको अपनी अपनी वालियों का डांस देखना था, इसलिए। पीयूष ने कंचन की ओर देखते हुए कहा। क्या अपनी अपनी वालियों का? उन लड़कियों ने एक साथ कहा। हाँ, वो पीयूष ने इतना ही कहा और तब तक एक बार फिर से अनु, पूजा और कंचन हंसने लगी। सपना को डर लग रहा था कि कहीं हंसते हंसते ये लोग एकदम से कहीं सीरियस ना हो जाए। फिर अनु ने कहा कि अच्छा चलिए, इससे पहले कि कोई आ जाए, जाओ और जाकर अपना अपना होलिया सही कर लो। और करण, पीयूष और दीपक तीनों ही अपनी ड्रेस चेंज करने चले गए। इधर तीनों ने अब राजीव की क्लास लगा दी। राजीव, ये सब क्या है? बता तो दिया दी, अब मुझसे अकेले में पूछोगे तो क्या बात बदल जाएगी? तुमने सोचा था कि अगर एक बार भी कहीं कोई और देख लेता तो क्या हो जाता? कंचन ने झूठे गुस्से से कहा। ओ कम ऑन दीदी, कुछ हुआ तो नहीं ना? राजीव ने कंचन और अनु के गले में झूलते हुए कहा। और जो होना था वो तो हो ही गया। उसने सपना की ओर देखते हुए कहा। क्या कहा तूने? अनु ने उसके कान पकड़ते हुए कहा। ओ फोदी, क्या कर रहे हो आप? कल मेरी शादी है और आप मेरे कान खींच रहे हो, वो भी सपना के सामने। सपना नीचे निगाह करके तभी हंस रही थी। तेरी शादी भी हो जाएगी, तब भी तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, तो तेरे कान भी ऐसे ही खींचते रहेंगे, अनु ने कहा। तब तक सब वीर योद्धा कपड़े चेंज करके वहां आ गए। करण ने कहा कि अच्छा, सब लोग अब निकलो, बाहर प्रोग्राम खत्म होने को है। अभी सब बाहर गेट की तरफ ही खड़ी होकर लेडीज स्पेशल बातें करेंगी, फिर बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। पीयूष जीजू और राजीव, तुम दोनों अभी के अभी निकलो यहाँ से, अनु ने भी कहा। राजीव ने कहा कि मैं निकलता हूँ, पहले मैं घर पर मिलूंगा आप सबको, और जीजू यहीं रहिए। जब माँ आ जाए तो बोल देना कि मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, सिंपल। कंचन ने कहा कि इन मामलों में तेरी बुद्धि बहुत चलती है वैसे। कंचन की बात पर सब हंसने लगे। राजीव ने सपना को इशारे में बाहर बुलाया और खुद बाहर चला गया। सपना भी अपने कमरे में जाने की बात बोलकर बाहर निकल गई। सपना इधर उधर देखने लगी, तभी राजीव ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सपना ने कहा कि छोड़ो राजीव, क्या कर रहे हो? सच में छोड़ दो? राजीव ने शरारत से पूछा। सच में तुम बहुत खराब हो। अभी दी और भाभी इतना कह रही थी और तुम फिर से शुरू हो गए। अजी, अपनी पत्नी को ही तो बाहों में लिया है, कोई गुनाह कर दिया क्या? अच्छा ठीक है बाबा, अब ये बताओ कि मुझे बाहर क्यों बुलाया? कल आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। राजीव ने सपना की आंखों में देखते हुए कहा। सपना की पलकें शर्म से झुक गई और धीरे से बोली कि मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। राजीव ने हौले से उसकी झुकी हुई पलकों को छू लिया और बालकनी के रास्ते पाइप से नीचे उतरकर जाने लगा। ओफो, तुम कभी कोई काम सही से नहीं कर सकते हो? सपना ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। राजीव ने कहा कि इट्स थ्रिल बेबी, और वो एक आंख विंक करते हुए नीचे गार्डन में कूद गया और बाउंड्री वॉल फलांग कर चला गया। वहीं सपना के रूम के बाहर खड़ी अनु और कंचन ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा कि ये लड़का कभी सीधे तरीके से कोई काम नहीं कर सकता है क्या? फिर दोनों ही मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सपना देर तक बालकनी में ऐसे ही खड़ी रही और थोड़ी देर पहले कि राजीव की हरकत के बारे में सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी। सच तो यही था कि आज उसे पहले वाले राजीव की झलक मिली थी, इस राजीव में जो पहले इतना ही जिंदा दिली और मस्त मौला था। और उसकी आज की यह हरकत तो बिल्कुल साफ साफ यही बता रही थी कि अब भी इस राजीव में पहले वाले राजीव की झलक बाकी है। और वो मुस्कुराते हुए अपने रूम के अंदर चली गई। रूम में पहुंची तो देखा कि दीपक भी जाग रहा था। उसे जागता देखकर अनु ने कहा कि अभी आप सोए नहीं? दीपक ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा कि नहीं, बिना आपकी तारीफ किए हुए मैं कैसे सो सकता हूँ? अनु ने हैरानी से दीपक की ओर देखा तो दीपक ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, आज आपने बहुत अच्छा डांस किया था। सच में? अनु अब भी शौक थी।
दीपक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा कि हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि इतना सब तामझाम ऐसे ही किया था? आपको देखना था मुझे। याद नहीं कभी कि शादी के बाद आपको ऐसे कब देखा था मैंने? और दीपक ने अनु को अपने में समेट लिया। करण ने पूजा को बाहों में भरते हुए कहा कि तुम डांस नहीं की। पूजा ने उसके सर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा कि भूल गए? अभी मुझे डॉक्टर ने कुछ भी उछल कूद करने से मना किया है। करण ने मुंह बनाते हुए कहा कि ओ नो, मैंने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? मुझे इन सब में फंसना ही नहीं पड़ता। वैसे कुछ भी कहो, बड़े हॉट लग रहे थे साड़ी में। पूजा ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें हॉट लग रहा था? अभी बताता हूँ तुम्हें। करण ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे अरे, डॉक्टर ने हर तरह की उछल कूद से मना किया। और इतना कहकर पूजा ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और हंसते हुए चेंज करने बाथरूम की ओर बढ़ गई। करण भी मुस्कुराता हुआ बेड पर फैल गया। पीयूष, कंचन और माँ जब घर पहुंची तो दरवाजा राजीव ने ही खोला। राजीव को देखकर पीयूष हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। और देखो तो चेहरे पे अभी की पिछली हरकत की कोई सिक्र नहीं है। और एक मैं हूँ जो अभी भी अपना गला खंगाल रहा हूँ। माँ ने कहा कि हो गई तेरी पार्टी? हाँ माँ, हो गई, राजीव ने शॉर्ट में कहा। पर लग तो नहीं रहा कि यहाँ पार्टी हुई थी। जैसे छोड़कर गए थे वैसा ही लग रहा है घर। कंचन ने राजीव की तरफ शरारती हंसी से कहा, पार्टी तो हुई थी पर घर के बाहर, तभी तो इतनी सफाई है यहाँ पर। राजीव ने वैसे ही जवाब दिया। माँ ने कहा कि ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। मुझे लग ही रहा था कि अगर पार्टी घर पर हुई तो लड़के मानेंगे नहीं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंचन, अब चलो सब रिश्तेदारों के सोने का इंतजाम देख लें। आधे लोग तो राजावत हाउस में ही रुके हुए हैं और वो लोग बाहर आउट हाउस की तरफ चले गए। पीयूष ने कहा कि राज, अगर आज का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो सो जाओ, कल तुम्हारी बारात भी जानी है। राजीव ने कहा कि आज के लिए बस इतना ही बहुत है, और वह स्माइल पास करते हुए अंदर अपने कमरे में चला गया। सुबह हो चुकी थी और आज बहुत काम था सभी को। कंचन और माँ दौड़ दौड़ कर सबको काम समझा रही थी और खुद भी न जाने कितने कामों की जिम्मेदारी ली हुई थी। पीयूष को बस राजीव की जिम्मेदारी दी गई थी और कड़ी ताकीद की गई थी कि कल की तरह कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा कि अगर भरोसा नहीं है तो फिर ये जिम्मेदारी भी तुम ही ले लो ना। कंचन ने आंखें दिखाते हुए कहा कि कल भी यही कहा था, और क्या हुआ था? इसलिए प्लीज इस बंदर पर नजर रखना। कंचन वहां से चली गई। बातचीत कम, नोक-झोंक का मजा ले रहे थे। पीयूष ने अंदर से ही कहा कि अब अगर मजे ले लिए हो तो अंदर आ जाओ दूल्हे राजा, आपके कपड़ों की फिटिंग भी देखनी है। दोपहर तक सब बारात विदा होने की तैयारी में लगे रहे। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ मिस राजावा से। आज आपके मिस सपना राजावा से मिसेस सपना राजीव शेखावत बनने का दिन आ गया है। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार जैसे उसके दिमाग में पिछले दिनों की रील घूम गई। होली वाले दिन सपना को उसे पहली बार मिलना, फिर उसके कॉलेज से घर और घर से कॉलेज के चक्कर काटना, सपना का कश्मीर आना, उसका इजहार, फिर उसका उससे मिलना आना, राजीव का मिशन के दौरान लापता हो जाना, फिर कैसे इमरान की मदद से उसका वापस आना, सब याद आ रहा था उसे। और इमरान की याद आते ही उसने एक बार इमरान को याद करते हुए कहा कि शुक्रिया इमरान भाईजान, आज आपकी वजह से मैं मेरे सपना के साथ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। अल्लाह हमेशा आपको और आपके परिवार को हिफाजत से और खुशियों से भरा हुआ रखे। उसके विचारों को ब्रेक तब लगा जब कमरे में पीयूष और कंचन आए और उससे बोले कि चलो जल्दी बाहर हाल में, तुम्हारे कपड़े चेंज करवाने हैं। राजू ने कहा कि मेरे कपड़े यहीं चेंज कर लूँगा, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ओहो, आज तो दूल्हे राजा को बड़ी शर्म आ रही है, जबकि खुद के ही कपड़े पहनने में। कल क्या हुआ था जब साड़ी पहनकर अपने ससुराल पहुंच गए थे? कल शर्म कहाँ चली गई थी? कंचन ने शरारत से कहा। ओ फोदी, क्या आप हर बार अब मुझे बस एक ही बात के लिए परेशान करती रहोगी? राजीव ने मुंह बनाया। अच्छा चलो छोड़ो, नहीं करेंगे परेशान, पर यह रस्म होती है कि दूल्हे को कपड़े उसकी दी और जीजू ही पहनाती है, वो भी खुले में। राजीव का मुंह अब भी बना हुआ था। पीयूष ने कहा कि बेटा आप फंसे हो। क्या जीजू? मैंने कल जो भी पहना था अकेले बंद कमरे में पहना था, और यहाँ पर दी मुझे सबके सामने चेंज करने के लिए बोल रही हैं। राजीव ने कहा। अब चलोगे या इन्हीं कपड़ों में घोड़ी चढ़ने का इरादा है? कंचन ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। चलता हूँ, क्योंकि फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास।
राजीव ने फिर से मुंह बनाया और पीयूष का हाथ छोटे बच्चे की तरह पकड़कर बाहर हॉल की तरफ चल दिया। राजावत हाउस भी अपने दामाद की तैयारी में अभी से दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। हर कोई दीपक की एक आवाज पर दौड़ा चला आ रहा था। आखिर दीपक सिंह राजावत की इकलौती बहन की शादी थी। न सिर्फ दीपक बल्कि अनु, करण और खुद माँ भी अपनी लाडली की शादी में कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। पूजा को उसकी कंडीशन की वजह से भाग दौड़ वाले कामों से दूर रखा गया था और सपना के साथ रहने के लिए बोला गया था। शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाया गया था, पर परी ने सपना को देखते ही कह दिया कि क्यों दीपक जी, मेरे हुनर का मजाक बनवा रहे हैं आप। पहले तो परी के इस तरह से कहने पर कोई कुछ समझा नहीं, पर फिर परी ने सपना की ओर देखते हुए कहा कि आपकी बहन तो पहले से ही इतनी सुंदर है कि मेरे मेकअप को भी इसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही इतनी खूबसूरत है। परी की बात सुनते ही सब हंसने लगे और फिर अनु परी को सपना के साथ कमरे में ले जाकर बोली कि परी, आप हमारी बन्नो रानी को इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए कि हमारे होने वाले नंदोई शाह ने ना फिर किसी और की तरफ देखे ही ना सके। वो क्या है ना कि हमारे नंदोई शाह थोड़े चंचल स्वभाव के हैं। परी अनु की बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि आप फिक्र मत करिए, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। शाम होते होते बारात रुखसती का टाइम हो गया था और तभी करण एक धमाकेदार एंट्री के साथ राजीव के घर पहुंच गया। उसे देखते ही राजीव ने मुंह बनाते हुए कहा कि देखा जीजू, आपने अपने यार की शादी में अब आ रहा है। पीयूष ने कहा कि भाई, ये तुम दोनों दोस्तों के बीच की बात है, मुझे बीच में मत डालो। और वैसे भी मुझे अभी याद आया कि तुम्हारी दी मुझे बुला कर गई थी, मैं जरा होकर आता हूँ। इतना कहकर पीयूष जीजू वहाँ से निकल लिए। इनका बढ़िया है, कोई लफड़े वाला मैटर हो तो धीरे से निकल लेते हैं। राजी ने एक बार फिर से मुंह बना लिया। ओए, कम से कम आज तो ये बेढंगे मुंह बनाना तो छोड़ दे। और गुस्सा क्यों होता है? तूने ही मुझे सपना की जिम्मेदारी दी थी, तो तेरे आने के बाद भी मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए, और एक भाई के तौर पर मुझे उसकी शादी में काम तो करना ही था ना। अब वहाँ से फुर्सत पाकर अपने यार की शादी में शामिल होने का आ गया हूँ। करण ने जब राजीव को गले लगा लिया तो राजीव भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। बोला, जानता हूँ मैं कि तू क्यों नहीं आया था अब तक। मैं तो बस यूं ही तुझे परेशान कर रहा था। हाँ, तभी तो परेशान मुझे कर रहा था और मुंह तेरा बन रहा था, करण ने कहा और दोनों दोस्त हंस पड़े। उसकी कजिन भाभी ने घोड़े को सगुन के चने और हरी घास खिलाई और पीयूष जीजू ने एक बार फिर से उसे सहारा देकर घोड़ी पर चढ़ा दिया। कंचन ने उसकी नज़र उतार कर फेंक दी और जीजू ने, मामा जी ने नारियल फोड़कर घोड़ी की लगाम को आगे पकड़कर खींच दिया और इसके साथ ही राजू की बारात चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। करण ने दीपक को फ़ोन करके बता दिया कि बारात यहाँ से निकल ली है, बस आधे पौने घंटे में हम लोग राजावत हाउस पहुँच जाएंगे। अनु ने अंदर आकर सपना को जब बताया कि तेरा फौजी आ रहा है बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए, तो सपना की तो जैसे धड़कनें अचानक से 100 की स्पीड से भागने लगी और वो शर्माते हुए अनु के गले लग गई। राजू की बारात बैंड बाजे के साथ आगे बढ़ रही थी। करण तो आज मेरे यार की शादी है गाने पर बस ऐसे डांस कर रहा था। घोड़ी पर बैठे हुए राजीव का मन भी कर रहा था कि वो भी अब बस उतर जाए और करण के साथ जरा 2-4 ठुमके लगा ले, पर बेचारा किसी तरह से खुद को जब्त किए बैठा हुआ था। कंचन, पीयूष, करण और उसके साथ के ही 1-2 बैचमेट और भी थे जिन्हें राजीव ने शादी में इनवाइट किया था। सब ताबड़तोड़ डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद बारात राजावत हाउस के सामने पहुंच गई। पुरानी भारतीय शादी वाली आदत है कि शादी चाहे सन 70 की हो या फिर 2020 की, लड़की के दरवाजे पे जाकर बैंड वाला एक ही गाना बजाएंगे और गाएंगे भी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। पर हमारे आज के महबूब मतलब राजीव को कहाँ ये सब समझ में आया। उसने बैंड वाले को इशारे में अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। पीयूष ने करण से कहा कि अब इसके मन में क्या चल रहा है जो इसने बैंड वाले को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। करण ने भी अपने दोनों कंधे उचका दिए और बोला, आई एम श्योर जरूर कुछ खुराफात ही होगा, पर इस वक्त आज यहाँ पर। पीयूष फुली सरप्राइज थे और तभी परंपरागत गाने की जगह पर बैंड वाले ने जो गाना बजाना शुरू किया तो सबके चेहरे पर हंसी फैल गई और राजीव घोड़ी से उतरकर पीयूष और करण के साथ डांस करने लगा।
कब से आए तेरे दूल्हे राजा, अब देर न कर जल्दी आजा। तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी दीवानी धड़कन क्या कहे, सुन सुन सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। राजू के साथ अब कंचन, पीयूष, करण सभी लोग डांस कर रहे थे। गेट पर दीपक, अनु और माँ सभी लोग आरती की थाल लेकर अपने दामाद का स्वागत करने के लिए खड़े थे। पर दामाद जी तो आज बस डांसिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेंगे, ये सोचकर रखे हुए थे। हद तो तब हो गई जब राजीव अपने साथ अनु और दीपक को भी खींच कर ले गया। और मोस्ट अवेटेड शौक ये कि अनु तो राजू को जानती थी, पर दीपक भी उसके साथ शुरू हो गया। और फिर तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन घर आती है कौन बराती है। किसी ने सपना को जाकर कह दिया कि जरा बालकनी से झांक कर देखो कि तुम्हारा फौजी क्या रायता फैला रहा बाहर। सपना ने मन में सोचा कि जरूर फिर राजीव ने कोई शरारत की होगी। हे भगवान, अब क्या किया होगा इसने, इसे भी ना आज तक का सब्र नहीं हो रहा है। सपना अपने लहंगे को उठाए हुए जब तक बालकनी में पहुंची तब तक वो ये सब सोच ली और उसके माथे पर सल पड़ गई थी। पर ये क्या, सपना की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बारात उसके दरवाजे पे खड़ी है और सब बाराती नाच रहे थे। और इन सब में दीपक, करण, पीयूष, कंचन, अनु, राजू को गोल घेरे में किए डांस पे चांस मार रहे थे। सपना का मन तो कर रहा था कि वो सबको ज्वाइन कर ले, पर फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बालकनी में खड़ी होकर ही गाने की धुन पर थिरक रही थी। अचानक डांस करते करते राजीव की नज़रें बालकनी में खड़ी सपना पर चली गई, जो कि सबके साथ वहीं से डांस करने की कोशिश कर रही थी। राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितनी खूबसूरत लग रही हो मिसेस राजीव शेखावत तुम, उसने खुद से कहा। सपना की नज़रें भी अब तक राजीव से टकरा चुकी थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली, वो अंदर आ गई। आज राजीव की नज़रों का सामना नहीं कर पाई। वो गेट पर खड़ी पूजा सबको डांस करते देख रही थी और उसने सबसे नज़रें बचाते हुए अपने गेट पर हाथ रखते हुए कहा कि बेबी, आप भी मिस कर रहे हो ना माची की शादी में डांस करने का चांस। कोई नहीं, मम्मा और बेबी बाद में माची के साथ खूब मस्ती करेंगे, ओके। अनु ने सबको माँ की तरफ चलने का इशारा किया और खुद राजीव का हाथ पकड़कर दरवाजे पे खड़ी माँ के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। माँ ने भी हंसते हुए कहा कि बहुत डांस हो गया जमाई सा, अब थोड़ा नेक चार कर लिया जाए। राजीव मुस्कुरा दिया। माँ ने उसके तिलक लगाया और राजीव ने अपनी कमर में बंधी तलवार निकाल कर दरवाजे के ऊपर बंधे तोरण को छुआ और फिर सपना की माँ से बोला कि लो माँ, हो गया आपका नेक अचर, चलिए फिर अंदर पधारिए जमाई सा। माँ ने कहा तो राजीव ने प्यार से उनके गले लगते हुए कहा कि जरूर चलूँगा, पर आप मुझे जमाई सा नहीं बेटा ही बुलाएंगी, जैसे कि पहले बुलाती थी। सपना की माँ ने हंसकर उसके गालों को छुआ और कहा कि चलो ठीक है। राजीव और उसके साथ कुछ कजिन्स बरमाला प्रोग्राम के लिए लॉन में बने पांडाल में बीचों बीच पड़े एक सोफे पर जाकर बैठ गए। वो सब आपस में बातचीत करते हुए राजीव को परेशान कर रहे थे, पर इससे इधर राजीव का पूरा ध्यान लॉन के उस रास्ते पर था जहाँ से सपना आने को थी। थोड़ी देर में ही सपना अपनी भाभी और सहेलियों के साथ लॉन में आती दिखाई दी। पिंक कलर के लहंगे पर गोल्डन वर्क हो रहा था और उसी से मैच करती हुई ज्वेलरी, राजस्थानी स्टाइल में मांग टीका और हाथों में सुर्ख लाल रंग का चूड़ा, नाक में बड़ी सी राजस्थानी स्टाइल की नथ, माथे पर छोटी सी बिंदी। उफ, आज तो खूबसूरती के सारे स्टैंडर्ड फेल हो रहे थे सपना की खूबसूरती के आगे। और उसने अपनी इस खूबसूरती को नेट के दुपट्टे से नाक तक ढांक कर रखा था। सपना को यूं अपनी तरफ शर्माते हुए आते देखकर राजू की तो पलकें झपकनी बंद हो गई थी। उसके साथ साथ आप सब सपना को ही देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि कितनी प्यारी लग रही है सपना, बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह। राजू ने भी सपना के कपड़ों के कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े पहने थे। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पर पिंक कलर का साफा और स्टॉल लिया था। उसके साफे पर एक पीकॉक डिजाइन में पिन लगा हुआ था और वो भी किसी मारवाड़ी रियासत का राजकुमार लग रहा था। राजीव ने आगे बढ़कर सपना के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग राजीव की व्यग्रता पर
खूब हंस रहे थे। तभी राजू ने धीरे से सपना से कहा कि ये लोग क्या जाने कि मैंने इस दिन के लिए कितना कुछ झेला है और इंतज़ार किया है। सपना ने एक बार राजू की तरफ देखा और फिर शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। कंचन ने अनु से कहा कि दी, ये लड़का हम लोगों के करने के लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं। दीपक ने राजीव की साइड लेते हुए कहा कि भाई करने देना उसे, आखिर हक बनता है उसका। और कितने दिनों के बाद दोनों की ज़िंदगी में खूबसूरत पल आया है। और इतना कहकर वो माँ की तरफ चले गए। अनु और कंचन हैरानी से दीपक को देखी और कुछ कहती इससे पहले ही पीयूष ने वहां आकर कहा कि आजकल साड़ू भाई को हो क्या होता जा रहा है। पूजा ने कहा कि लगता है अपने साले साहब का असर उन पर भी होने लगा है। करण उन लोगों की बातें सुनता हुआ राजीव और सपना की कुछ फोटोज लेते हुए मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा था कि मेरा यार है ही ऐसा कि हर कोई उसके रंग में ही रंग जाता है। जयमाला में भी सपना को जब दीपक और करण ने ऊपर उठा लिया तो राजीव ने करण से कहा कि ये तो चीटिंग है यार, तू तो मेरा दोस्त है, तो इस हिसाब से तुझे मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। तब पीयूष ने राजीव को गोद में उठाते हुए कहा कि कोई नहीं राज, तेरे जीजू तेरे साथ हैं। पीयूष ने राजीव से कहा कि जल्दी करो यार, जयमाला डालो सपना के गले में, मैं और ज़्यादा देर तक तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। पीयूष की बात सुनते ही करण और दीपक को हंसी आ गई और इसी चक्कर में उन दोनों का ध्यान बट गया। इसका फ़ायदा लेते हुए राजीव ने झट से सपना के गले में जयमाला डाल दी और पीयूष ने राजीव से हाई फाई करते हुए कहा कि मुबारक हो राज, काम हो गया। राजीव ने पीयूष से आंख विंक करते हुए कहा कि थैंक्स जीजू। दीपक ने भी सपना को अब नीचे उतार और सपना ने राजीव को गले में जयमाल डाल दी। करण ने दीपक से कहा कि सच में ये बहुत खुरापाती है, इसके दिमाग में कब क्या बात आ जाए कह नहीं सकते। जयमाला कार्यक्रम के बाद सबका वही आशीर्वाद देने वाला लंबा प्रोसेस शुरू हो गया। राजीव ने अनु से कहा कि दी शॉर्ट में निपटा लो ना सब। अनु ने कहा कि थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल चुप बैठो और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, तुम्हारे आगे आने वाले जीवन में ये सब बहुत काम आएगा, समझे। राजीव को मन मारकर चुपचाप बैठना पड़ा। सब एक एक करके आते और उन दोनों को आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देकर जा रहे थे। राजीव ने सपना से धीरे से कहा कि यार कितनी देर से हंस हंस कर जबड़े दर्द करने लगे, अब और नहीं हंसा जाता है। सपना ने धीरे से कहा कि चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा तो पता नहीं पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। खैर जैसे तैसे आशीर्वाद वाला पोर्शन ख़त्म हुआ और ख़ास मेहमानों के लिए डिनर की मेज़ लगाई गई। सबने खाना खाया, फिर सपना को अनु अपने साथ अंदर ले गई। कुछ देर आराम करने के लिए राजीव भी पीयूष और करण के साथ जनवासे में चला गया। वो करण के साथ बिस्तर पर अधलेटा सा बैठा था और हंसते हुए करण से कहने लगा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस जगह मैं जनवासे में आकर आराम करूँगा। करण ने वैसे ही कहा, क्यों, इस जगह में कुछ प्रॉब्लम है क्या। नहीं, पर इस जगह बल्कि यहाँ सब जगह ही मैं सपना के साथ टाइम स्पेंड किया हूँ और उस वक्त कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी होगा जब मैं सपना के लिए इस तरह से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँगा। तूने तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि कभी सपना भी तुझसे प्यार करेगी और उसके साथ तेरी शादी होगी। करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार सही कह रहा तू। राजीव ने कहा और आंखें बंद करके लेट गया। शायद बंद आंखों से वो सब महसूस कर रहा था जो कि अभी अभी करण ने उससे सपना के बारे में कहा था। फेरों में अभी समय था तो तब तक राजीव और सपना दोनों ही थोड़ा आंखों को आराम दे रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि बंद आंखों में भी एक दूसरे को ही महसूस कर रहे थे। भोर के समय पीयूष राजीव को जगाने आए। उठो राज, तुम्हें बुलाया जा रहा है। कहाँ जीजू, इतनी अच्छी नींद आ रही है, आइए आप भी मेरे साथ आराम से सो जाइए। आई नो दैट कंचन दी आपको एक पल का भी चैन नहीं लगने देती है। राजीव ने नींद में ही पीयूष को जबरदस्ती अपने पास खींच लिया और उसके गले में बाहें डालकर सोने लगा। तब तक करण भी पीयूष के पीछे पीछे चला आया कि उन दोनों को देर क्यों हो रही है। पर वहां का नज़ारा देखकर तो करण की जो हालत हुई, हंसते हंसते वो लगभग गिर ही पड़ा। अगर उसने वहां पड़ी हुई चेयर का सहारा नहीं लिया होता तो। राजीव पीयूष को कौरियाए लेटे हुआ था और पीयूष बेचारे उसकी कैद से छूटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर राजीव की पकड़ के आगे सब फेल हो रहा था। करण ने अपनी हंसी पर काबू करते हुए पीयूष से कहा कि रुकिए जीजू, मैं आपकी मदद करता हूँ। और इतना कहकर उसने राजीव से कहा कि अबे साले, अब छोड़ भी दे जीजू को, और कितना परेशान करेगा तू उन्हें। अगर वो सही समय पर तुझे लेकर वहां नहीं पहुंचे तो फिर कंचन दी से तू ही निपटना। राजी ने पीयूष को छोड़ते हुए कहा कि अबे चल भाई,
मैं तो कब से तैयार बैठा था कि कोई आए और मुझे ले जाए, पर जब जीजू ने मुझे सोता हुआ समझ लिया तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी जीजू के साथ थोड़ी मस्ती कर लूँ। ये थोड़ी सी थी, पीयूष ने भी मुंह बनाते हुए कहा। मैं अपनी सारी ताकत लगाकर तुमसे छूटने की कोशिश कर रहा था और तुम थे जो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जीजू, ये फौजी से थारी जोर आजमाइश तो कुछ ना से, ये तो घणी दिक्कतों में भी टस से मस ना होवे। करण ने बोला तो पीयूष ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अरे माफ करो, मारे को था फौजी लोग, इब चले कि और अब कुछ बाकी से। राजू ने हंसते हुए कहा कि चलिए। पीयूष ने राजू से कहा कि एक बात पूछूं। जी पूछिए, राजू ने भी कहा। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, और वो भी कंचन के नाम पर? राजू ने कहा कि क्यों, आपको दी से डर नहीं लगता है? मुझे तो बहुत लगता है। बूढ़ी थानेदारनी है, देखा नहीं था संगीत वाले दिन कितने सवाल जवाब कर रही थी। पीयूष ने कहा कि छोड़ो ना उस दिन की क्यों याद दिलाते हुए, पर एक बात जान लो कि मैं कंचन से नहीं डरता हूँ। और क्यों डरूं मैं उनसे? वो क्या कहीं की हिटलर है? जब पीयूष खुद की बड़ाई और कंचन की कमियां निकालने में व्यस्त थे, तभी कंचन उनके पीछे आकर खड़ी हो गई और पीयूष की कई बातें सुनने लगी। हालांकि करण उनसे इशारे में कुछ भी ना बोलने के लिए कह रहा था, पर अब शायद पीयूष राजीव के चने के झाड़ पर चढ़ चुके थे और उनका वहां से गिरना तय था। तभी अनु ने वहां आकर राजीव से कहा कि तुम्हें कब से वहां मंडप पे बुलाया जा रहा और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो? कंचन जल्दी आओ, थोड़ा काम है मुझे तुमसे। इतना कहकर अनु राजीव को अपने साथ ले गई और राजीव पीयूष की तरफ ऑल द बेस्ट का इशारा करते हुए वहां से चला गया। पीयूष ने पीछे मुड़कर देखा तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई उनकी। कंचन पीयूष को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। पीयूष ने बेजारगी से करण की तरफ देखा तो करण ने उसे आंखों ही आंखों में कहने की कोशिश की कि कब से आपको कुछ भी ना बोलने का इशारा कर रहा था, पर आप मेरी तरफ देखें तब ना। कंचन ने गुस्से में कहा कि आप तो जरा चलिए मेरे साथ, और वो पीयूष का हाथ पकड़कर एक ओर चली गई। पीयूष मन ही मन बोल रहे थे कि कहाँ फंसा दिया इस राजी ने, भगवान जी रक्षा करना आज मेरी। जब राजीव अनु के साथ मंडप पे पहुंचा तो वहां माँ ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। राजीव ने अपने दोनों कानों को माफी वाले लहजे में पकड़ा और इशारे में बोला, सॉरी बोला। वो चुपचाप पंडित जी के सामने बैठ गया और पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़ने में बिजी हो गए। थोड़ी देर में अनु और पूजा सपना को लेकर आ गई। राजीव के बाईं तरफ बैठा दिया। राजीव ने तिरछी नजरों से सपना को देखा और एक बार फिर से उसे प्यार हो गया सपना से। पीली राजस्थानी बंधे साड़ी में लिपटी वो किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। आंखों में अजीब सी नमी थी उसके, जो अब आने वाली हर एक रस्म के साथ बढ़ती ही जा रही थी। सपना के पिता नहीं थे, सो दीपक और अनु ने ही पहले सपना के हाथ पीले किए और फिर पैर भी पूजे। उसके बाद करण और पूजा ने, और फिर उसके बाद सभी रिश्तेदारों ने बारी बारी से राजीव और सपना के पैर पूजे। राजीव को ये सब बहुत अजीब लग रहा था कि हर कोई बार बार उसके पैर छू रहा है, पर वो अभी मना भी नहीं कर सकता था किसी से, इसलिए चुप करके बैठा था। अब फेरों का समय हो चुका था। पूजा ने राजीव और सपना का गठजोड़ किया। पीछे बैठे हुए किसी रिश्तेदार ने कहा कि पूजा खूब तगड़ा नेक लेना दामाद जी से। तो पूजा ने हंसते हुए कहा कि इन दोनों की शादी हो रही है और इससे बड़ा नेक मुझे और कुछ नहीं मिल सकता है। पंडित जी ने दोनों को एक साथ खड़ा होने के लिए कहा और फिर फेरे शुरू हो गए। राजीव ने सपना का हाथ पकड़ा और फेरे लेने शुरू कर दिए। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। हर फेरे के साथ सपना की आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी और इस बात को राजीव के साथ वहां बैठे सभी लोग महसूस कर रहे थे। फेरे पूरे हुए और राजीव ने चांदी के सिक्के से सपना की मांग में सिंदूर भर दिया और पवित्र अग्नि के सामने उसे मंगलसूत्र पहना दिया। सपना की आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। हालांकि सपना का चेहरा अभी घूंघट में ही था, पर राजीव यह आसानी से समझ गया था कि सपना की आंखें भीगी हैं। पंडित जी ने सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। सबका आशीर्वाद लेकर दोनों को अंदर पूजा वाले रूम में कुल देवी के दर्शन करने के लिए लाया गया। वहां दोनों ने कुल देवी की पूजा की और दोनों बाहर निकल आए वहां से। पर ये क्या, जमाई साहब के जूते कहीं गए? अरे यार, वेयर आर माई शूज? राजू ने करण की ओर देखते हुए कहा। करण ने अपने दोनों कंधे उचका दिए और बोला कि आई डोंट नो राज। और पीछे की तरफ पूजा और कुछ लड़कियां खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी।